हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेवन टेलर और वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर है परमाणु संरचना को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके बेसिक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हमने आज टॉपिक लिया परमाणु संरचना, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमानों का अनुपात क्या होने वाला है। तो प्रोटॉन ये मैंने ले लिया है, यहाँ पर प्रोटॉन का पी लिख लिया और इलेक्ट्रॉन को इनका द्रव्यमान का रेशियो हम देखेंगे। दूसरा है हीलियम के नाभिक में क्या होता है, यानी कि अगर हीलियम का एक एटम दिया गया तो इसके नाभिक में सेंटर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो हीलियम का एक फॉर्मूला है। दूसरा है परमाणु का नाभिक बना होता है, परमाणु का नाभिक किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन आज करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आते हैं परमाणु तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण। सबसे पहले परमाणु बताया तत्व का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता, यानी कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व किसका है, सबसे पहला कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है वहाँ कहलाता है अणु। अणु में हम लेते हैं हीलियम, अणु में हम क्या लेते हैं, हीलियम। और परमाणु में आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H। ठीक है, और इसकी मूल इकाइयाँ दी गई हैं। सबसे पहले जो परमाणुवाद दिया था, जो डाल्टन ने दिया था, डाल्टन का परमाणुवाद कहता है कि किसी भी तत्व के सभी परमाणु भार आकार में समान हो सकते हैं। किसी तत्व का जो परमाणु है उसका भार आकार में समान हो सकता है, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि परमाणु अविभाजित है, इनडिविजिबल है, मतलब परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। जब ये साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी वो 1808 में दी थी। उस समय यह देखा गया था कि परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि परमाणु को और विभाजित किया जा सकता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन तक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये डाल्टन की थ्योरी यहाँ से गलत होगी कि परमाणु अविभाजित है, लेकिन ये दी किसने थी, परमाणु अविभाजित है वो दी थी डाल्टन ने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरा है सोडी के द्वारा समस्थानिक की खोज ने सिद्ध किया था कि एक ही तत्व के परमाणु भार में, परमाणु और भारों में अंतर हो सकता है। किस तत्व का परमाणु अलग है और उसके भार में अंतर आ सकता है। ठीक है, दूसरा है हेनरी बेकवेरेल जो है, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और यहाँ सिद्ध किया था कि परमाणु विभाजित है। और डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जाता, जबकि हेनरी बेकवेरेल ने पाया अपनी खोज में कि रेडियो एक्टिव की खोज से कि परमाणु को और अधिक विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आता है वो रदरफोर्ड आता है। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने दिया था कि रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों को जो परमाणु के अंदर से, देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम, यहाँ से अल्फा ये एक परमाणु दिया गया था और उन्होंने इस प्रकार से इसको, रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों की बमबारी की, ठीक है, अल्फा कणों की जब बमबारी की तो उन्होंने परमाणु का अधिकांश भाग जो है, यहाँ पर एक परमाणु दिए जाए तो उसमें से अधिकांश किरणें तो सीधी निकल गई, लेकिन कुछ किरणें जो है अपने ही एंगल से रिटर्न हो गई, 180 डिग्री एंगल से रिटर्न हो गई और कुछ प्रक्षेपित हो गए। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है, यानी अधिकांश किरणें बिल्कुल सीधी निकल गई, तो परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खाली है और परमाणु में एक छोटा सा धन आवेशित या भारी पिंड मिला उन्हें, जिसे उन्होंने धन आवेशित कहा गया। इस छोटे से धन आवेशित भाग को परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित बताया उन्होंने, यानी कि परमाणु के अंदर एक छोटी सी जगह है सेंटर में जहाँ पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित है। द्रव्यमान केंद्र किसे कहलाते हैं, जहाँ किसी वस्तु को किसी वस्तु के सहारे रख दिया जाए तो वस्तु मतलब है ना सीधी रखी रहती है। मतलब अगर कोई वस्तु है, जैसे कि हमारे पास अगर पेन है, ये पेन है दिया गया और इस पेन का द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, तो अगर हमें इसे उंगली पर रखेंगे तो ये वस्तु बिल्कुल सीधी ही रहेंगे, द्रव्यमान केंद्र उसे कहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के कारण इसका धनावेशित हो, प्रोटॉनों की संख्या के कारण क्या होता है, धनावेशित होता है। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही उपस्थित होते हैं। इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहलाते हैं। नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब हमारे क्वेश्चन का एक आंसर यहीं से मिल जाता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नाभिक का जो आकार है वो 10⁻13 से लेकर 10⁻13 होता है। नाभिक का आकार देखो, ये परमाणु है, वो परमाणु के अंदर की बात कर रहा है 10⁻⁻, और जब इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो 10⁻15 क्या आते हैं, मीटर में आता है, 10⁻15। इसको कहते हैं एक फर्मी। एक फर्मी जो होता है वो नाभिक के आकार को नापने के लिए दिया जाता है। इसको आप काट दीजिए, ये आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 10⁻13 सेंटीमीटर और ये है मीटर में। ठीक है, परमाणु का जो आकार है वो 10 की घात, परमाणु का आकार देखो, ध्यान रखना, यहाँ परमाणु का आकार ये बड़ा है तो ये माइनस कम हो जाएगा। ध्यान रखना, जो जितना ज़्यादा माइनस में है वो उतना ही ज़्यादा छोटा है, जो जितना ज़्यादा प्लस में, ये माइनस में रहेगा, ध्यान रखना ये माइनस में है, जो जितना ज़्यादा माइनस में होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा और जो जितना माइनस में कम होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा।
परमाणु का जो आकार है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार परमाणु का नाभिक का जो आकार है वो 10⁻5 गुना बड़ा है, यानी कि नाभिक से परमाणु का जो आकार है वो 10⁵ गुना बड़ा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर नहीं, इलेक्ट्रॉन पर आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को पहले सिंबल देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए है या तो e⁻ के ऊपर रख सकते हैं या 1 - E0 लिखते हैं। ठीक है, कैथोड किरण, इन्हें इलेक्ट्रॉनों का कौन सी किरणें कहा जाता है? कैथोड किरणें के अध्ययन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। कैथोड किरणों को जो अध्ययन कर रहे थे उसके फलस्वरूप किसी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉनों की खोज हुई थी। और इसकी खोज करता कौन है? जे थॉमसन है। ठीक है, जब अत्यधिक कम दाब पर एक वैक्यूम पंप क्रिएट किया गया, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप क्रिएट किया गया और यहाँ पर वैक्यूम पंप में जब देखा गया तो यहाँ पर 2 छड़ें ली गई, एक तो एनोड ली गई और एक कैथोड ली गई। ठीक है, एक एनोड ली गई और एक कैथोड ली गई और यहाँ से सनलाइट जब डाली गई तो यहाँ से कुछ किरणें इधर की तरफ निकली, ये आपने देखा ही होगा। ठीक है, जब अत्यधिक कम दाब पर गैसें अथवा तत्व का वाष्प में विद्युत विसर्जन की जाती है तो विसर्जक नलिका के कैथोड के अदृश्य किरणें निकलती है, कैथोड की तरफ अदृश्य निकलती है। एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से अदृश्य किरणें निकलती है। किधर ओर निकलती है? ये आपका कैथोड है और कैथोड से किधर की साइड में? एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर कुछ किरणें निकलती हुई दिखाई देती है। इन किरणों को कौन सी किरणें कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। और कैथोड किरणें कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन वाली किरणें होती है। कौन सी किरणें होती है? इलेक्ट्रॉन वाली किरणें। जब कैथोड किरणों को जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वैक्यूम के अंदर तो कुछ किरणें एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत हुई। मतलब अगर ये प्लस, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोटॉन की ओर जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई माइनस है वो प्लस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दूसरा होता है कैथोड किरणें की जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम क्रूक्स ने की थी। ठीक है, जब विसर्जक नलिका में निर्वात होता है, जब विसर्जक नलिका में क्या निर्वात यानी कि वैक्यूम होता है, तब एक वायुमंडल दाब पर कोई भी गैस हो उसमें धारा प्रभावित नहीं हो सकता है। एक वायुमंडल दाब किसे कहलाते हैं? एक वायुमंडल दाब उसे कहलाते हैं जिस पर कोई भी गैसें में धारा प्रभावित नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। ठीक है, इस पर ऋणावेशी होता है। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। यहाँ पर एक गलती कर दी, यहाँ ना माइनस नहीं लिखा। माइनस का होता है पहले ऋण लग जाएगा, फिर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। इलेक्ट्रॉनों के लिए पहले ही माइनस लगाया जाता है, यानी कि यहाँ पर आएगा ये माइनस। ठीक है, दूसरा होता है इसकी ESU जो वैल्यू होती है वो 4.8 × 10⁻⁻10 होती है। इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका जो द्रव्यमान है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका भार यानी कि वेट दिया गया है 1/1837। ठीक है, अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस पे यहीं पे चलते हैं। 1/1837 दिया गया है, तो अगर हम इसको, ये प्रोटॉन बटा इलेक्ट्रॉन है, तो 1/1837 करते हैं तो ये 1837 कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। और इसको अगर हम लिखते हैं तो 1.8 × 10⁻³ चला जाता है। तो ये हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पहला जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास आंसर बी वाला। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक हीलियम का देखना है तो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश से कम आवेश से किसी कण का नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों का आवेश से कम आवेश किसी कण का आवेश नहीं होता, यानी कि सबसे कम आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन आवेश का। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो होते हैं वो 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश की मात्रा 1 फेरेड की जो होती है वो 96,500 कूलाम होती है, जो कि फेरेड ने दी थी। आवेश की मात्रा किसने दी थी? फेरेड ने। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मिलियन की तेल बूंदों का जो प्रयोग लिया गया था। ये आपकी 9वीं में दिया गया है कि यहाँ पर तेल की बूंदें छिड़की जाती है और ऊपर से यहाँ पर इसको बैलेंस किया जाता है, तेल की बूंदें गिराई जाती है और इसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है, जे थॉमसन ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का E/m की जो वैल्यू है वो किसने सिद्ध की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन बटा उसका मास। ठीक है, कैथोड किरणें का जो होता है, कैथोड किरणें में E/m का जो मान होता है विसर्जक नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता और ना ही धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैथोड किरणें यानी कि कौन सी किरणें? इलेक्ट्रॉन वाली किरणें। वो कौन सी? ऋणावेशित किरणें। इनका जो E/m का जो मान है ना तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और ना ही धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो एनोड किरणें होती है, धनावेशित किरणें होती है, उनमें गैसों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और इलेक्ट्रोडों की धातु पर की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब एनोड की किरणें खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और ये कौन सी किरणें होती है? प्लस आवेशित किरणें होती है। इसको याद कर रखने का तरीका है इट पर नाच। इट पर नाच, इसे मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी।
प्रोटॉनों की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? चेट ने। ठीक है। एनोड किरणें जो होती है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के पथ से विचलित होती है। जब इनको विद्युत क्षेत्र से रखा जाता है तो ये विचलित होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कौन सी किरणें है? प्लस आवेशित किरणें होती है। अब आते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। मैंने याद करने का तरीका बता दिया है, ईट पर नाच, ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉनों खोज थॉमसन ने, प्रोटॉनों खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉनों खोज चैडविक ने। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है जिस पर धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर, यानी कि आवेश दोनों में बराबर होता है, लेकिन जो इनमें वेट होता है वो इलेक्ट्रॉनों का बहुत ही कम वेट होता है। ठीक है। प्रोटॉनों का द्रव्यमान बराबर होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ध्यान रखना किलोग्राम और ग्राम में अंतर अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका होता है, और ग्राम में कम हो जाएंगे, ध्यान रखना माइनस में कम हुए। ठीक है। और दूसरा होता है इसका जो एमयू वैल्यू होती है 1.007 तक आपको याद रखना है, 1.007 तक आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो 1837 गुना होता है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 1837 गुना होता है। किसका द्रव्यमान होता है 1837 गुना? प्रोटॉनों का द्रव्यमान। किसका होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की भांति प्रोटॉनों की भी मूल इकाइयां हैं। प्रोडियम हाइड्रोजन का नाभिक यानी कि प्रोटॉन, हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन कहलाते हैं। आवेशित हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन कहलाते हैं, यानी कि उसको जो आवेश होता है प्लस आवेश उसको प्रोटॉन कहलाते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचे हुए भाग को प्रोटॉन कहलाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसको कौन सा आवेश है? प्लस आवेश देता है। अब आते हैं हमारे न्यूट्रॉन पर। इतने ढीली क्यों हुई? न्यूट्रॉन एक आवेशीन कण है और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, क्योंकि न्यूट्रॉन पर है ना विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन की खोज में डिले हुई। बेरिलियम के जब अल्फा कणों या बोरान के अल्फा कणों को जब बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन पर, तो आवेशीन होने के कारण न्यूट्रॉन किरणें अपने पथ से, यानी कि जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान से, यहाँ पर दो प्लेटें लगा दी, विद्युत क्षेत्र की प्लेटें लगा दी, यहाँ पर एक प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, और जब इनको गुजार रहे हैं तो ये प्रभावित नहीं हो रही है, यानी कि ये किधर भी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इस पर कोई भी आवेश है नहीं। अब भाई उसमें कोई आवेश नहीं है तो किधर भी नहीं जाएगी। जब इसको विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इस पर कोई भी किधर भी मतलब नहीं जाती है। न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हमेशा प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है, और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसको ग्राम में याद रखना है, इसको ग्राम 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ध्यान रखना ग्राम में कम हुए, क्योंकि किलोग्राम ज़्यादा होते हैं और ग्राम धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है। और ग्राम में आपको इसका एमयू जो होती है 1.008 एमयू, यानी कि ये थोड़ा सा ही हल्का सा ही जो हमारा प्रोटॉन है उससे थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी कि उसका कितना वेट है, मास नंबर कितना है। यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव में रहती है। अधिक द्रव्यमान संख्या जो होती है परमाणु रेडियो एक्टिव सक्रियता दर्शाते हैं, और इसके लिए हम परमाणु द्रव्यमान यूज करने के लिए हम लगाते हैं C12, जैसे कि C12 के ऊपर दिया गया है C13 दिया गया है, और दूसरा दिया गया C14, ये सभी क्या है? रेडियो सक्रिय है। और थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो यहाँ तक बातचीत की। थैंक यू सो मच।